प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो है प्रैक्टिस सेट में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आवेदन है कि पूरे क्लास में आप लोग बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। जो प्रश्न आप सभी को नहीं पता है उसको नोट डाउन आप लोग ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारवी द्वारा रचित है? इनमें से कौन सी कृति जो है या रचना भारवी द्वारा रचित रचना है, ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है शिशुपाल वधम, ये रचना जो है माघ की रचना है। ठीक है, माघ की। कुमार संभवम, कुमार संभवम कालिदास, कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। किराता जूनियम किसकी रचना है? तो भारवी की रचना है, भारवी। और नैषधि चरितम ये रचना किसका है? तो श्रीहर्ष का है, श्रीहर्ष। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा किराता जूनियम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास जो है नागार्जुन का नहीं है। बलजन्मा, रत्नाथ की चाची, वरुणा के बेटे, परती परिकथा। बताइए राइट आंसर क्या होगा? आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना, पढ़ाई नहीं छोड़िएगा। क्या है ना, बीच में अगर गैपिंग हो जाती है ना पढ़ाई में, जो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है और आप बीच में आप लोग छोड़ देते हो, तो उसको दोबारा कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपको दोबारा से पढ़ना पड़ता है। और अब थोड़ा थोड़ा नहीं भी ज़्यादा ना, थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते रहेंगे ना, तो आपकी जो है पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनी रहेगी और क्वेश्चन माइंड में ज़रूर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है छोड़िएगा नहीं, पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे ही बहुत जल्द पेपर जो है आप लोगों का होगा, टीजीटी का, टीजीटी पीजीटी का पेपर जो है बहुत जल्द होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा परती परिकथा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और देखेंगे बलचन्मा, रत्नाथ की चाची, वरुणा के बेटे, ये तीनों उपन्यास जो है नागार्जुन के हैं। और परती परिकथा नहीं है। ये किसका है परती परिकथा? फणीश्वरनाथ रेणु का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस औ प्रताप की कहानी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, मतीराम। ये सभी कवि जो है रीतिकालीन कवि हैं। ये पंक्ति किसकी है? क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर। ये पंक्ति जो है ठाकुर की है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? क्वेश्चन के माध्यम से जो है मैं जितना यूपी टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है ना, उस पूरे सिलेबस को जो है क्वेश्चन से के माध्यम से मैं कवर करा दूंगी। यानी पूरे सिलेबस से जो है प्रश्नों को मैं इतना प्रश्न सॉल्व करा दूंगी कि आपको किसी प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेशक ये है कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो है कंटिन्यू चलेगा संडे को छोड़ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नए इलाके में किसकी रचना है? तो अरुण कमल की है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, नेताजी कहिन के लेखक कौन है? नेताजी कहिन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल या मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहिन के लेखक कौन है? रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल या मनोहर श्याम जोशी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोहर श्याम जोशी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे,
नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र, ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदल मिश्र। नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। प्रकाशन वर्ष है इसका 1803। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? निठल्ले की डायरी निबंध संग्रह किसका है? यूजीसी नेट के जो विद्यार्थी हैं, जो भी दिसंबर के लिए तैयारी करने में लगे हुए हैं, वो चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, या मंडे से या ट्यूसडे से जो है मैं क्लास स्टार्ट करूँगी यूजीसी नेट का। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाती यूजीसी नेट वालों को ही हूँ, लेकिन ये टीजीटी का पेपर जो है अब होने वाला है जल्दी, और इस पेपर को मैंने भरा है, फॉर्म मैंने डाला है, तो मुझे इसकी तैयारी अलग से करनी है, तो इसमें जो है मुझे टाइम देना है। ठीक है, लेकिन यूजीसी नेट का भी मैं पढ़ाऊँगी, पूरा सिलेबस जो है मैं पढ़ाऊँगी इस बार, तो उसके आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्लास लूँगी मैं उसकी। अभी तैयारी मैं उसका कर रही हूँ, कल शायद मैं शेड्यूल दे दूँ, कल या परसों मैं शेड्यूल बता दूँगी। ठीक है, आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, क्या बात है? आप लोग थोड़ा मुझे बता भी दिया करिए कि आप लोग क्लास को लाइक क्यों नहीं करते हैं, तो जो भी कमी है उसको मैं दूर करूँगी, है ना। क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, उससे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है और मन करता है पढ़ाने का, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने का, है ना। आप लोगों के लिए ही तो है सब। चलिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी किसका है? हरिशंकर परसाई का है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या श्याम नारायण पांडे। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो मुकुटधर पांडे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयोगवाद। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? जेसुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज गियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। सरल से कठिन की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट में आज पहला प्रैक्टिस सेट है, तो प्रश्न जो है आसान ही मैंने लिया है। ठीक है, सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे, यानी सभी तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, सरल प्रश्नों को भी, कठिन प्रश्नों को भी, और बीच में जो प्रश्न आते हैं उनको भी, क्योंकि पेपर जो है जब एग्ज़ाम होता है हमारा तो उसमें जो है हर तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर हो जाएगा जेसुआ केटलर। ठीक है, इनका जो ग्रंथ है वो है हिंदुस्तानी ग्रामर। प्रकाशन वर्ष है 1668। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे जो है प्रथम व्याकरण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 चित्रात्मक। ठीक है, चित्रात्मक शब्द जहाँ पे आप लोगों को दिखे और क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखें। छायावाद अगर ऑप्शन में है तो वो सही होगा, छायावाद राइट आंसर है। अगला प्रश्न है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता, इनमें से कोई नहीं।
प्रगतिवाद राइट आंसर हो जाएगा, प्रगतिवाद। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? महाभारत की कथा पर आधारित नाटक पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंधा युग। धर्मवीर भारती का जो है ये नाटक है अंधा युग, ठीक है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1954। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? निम्नांकित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? तो सुदर्शन नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार माना जाता है? वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा गोदान। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है अज्ञेय का नहीं है? तो सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का है, जो ये रचना जो है रघुवीर सहाय का है, ठीक है। बाकी हरी घास पर छरबड़, अरि ओ करुणामयी प्रभा में, आंगन के पार द्वार, ये तीनों रचनाएं जो है अज्ञेय की हैं। अगला प्रश्न है, निराला का अंतिम कविता कौन सा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अंतिम कविता पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन, सभी रचना महादेवी वर्मा की ही हैं, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? निहार हो जाएगा, ठीक है। निहार, प्रकाशन वर्ष है 1930। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय एकता कैसे हो इस विषय पर लिखा है? इनमें से किसने भारतीय एकता कैसे हो इस विषय पर लिखा है? क्वेश्चन नंबर 20, राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे देखेंगे एक तरह जो है पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं, प्रकाशित वर्ष दिए गए हैं, इसको जो है सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। उदंत मार्तंड, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1826 है। बुद्धि प्रकाश का जो है 1852 है। समाचार सुधा दर्पण, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1854 है। कवि वचन सुधा 1868 है, ठीक है। तो 1 4 2 3 1 4 2 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नीचे देख लेते हैं कूट में 1 4 2 3, ऑप्शन बी राइट आंसर है 1 4 2 3, ठीक है। इन पत्र पत्रिकाओं को आप लोग देख लीजिएगा, प्रकाशन वर्ष आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी वैसे ही है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ लेखक दिए गए हैं और एक तरफ जो है शैली दी गई है, यानी कौन सा लेखक जो है किस शैली से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 22, कुबेरनाथ राय ललित निबंध शैली, हरिशंकर परसाई व्यंग्य शैली, सुधीर पचौरी मिथ कथन या सूत्र शैली, ठीक है। मिथ कथन भी याद रखेंगे, सूत्र शैली भी आप लोग याद रखिएगा। मृणाल पांडे मुहावरेदार शैली, ठीक है। ये सही मिलान है, राइट आंसर 1 2 3 4 होगा। चलिए कूट में देखते हैं 1 2 3 4, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जो उनके गुण नाही और गुण भय कहाँ तय, बीज बिना तरु जमय मोही, तुम कहो कहाँ तय। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं?
ये पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास, परमानंदास। तो ये पंक्ति जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, परमानंद की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहत नटत खीजत, कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैनन से 100 बात। प्रस्तुत पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं? तो ये पंक्ति जो है बिहारी लाल की है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं, एक तरफ रचना दी गई है। देखते हैं, स्वयंभू की जो रचना है वो है पौमचरियु, पुष्यदंत की रचना जो है रणकुमार चरियु, राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा, हेमचंद की रचना है कुमारपाल चरित। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्रम में ही है। 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 2 3 4। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रहीम की किस रचना में खड़ी बोली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? रहीम की किस रचना में खड़ी बोली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? क्योंकि आप लोग को पता ही है रहीम की रचनाओं में जो ज़्यादा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वर्वे नायिका भेद में जो है अवधी भाषा का प्रयोग है, नगर शोभा में ब्रज भाषा का प्रयोग है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, खड़ी बोली। खड़ी बोली पूछा जा रहा है ना, तो खड़ी बोली का स्पष्ट प्रभाव जो है मदनाष्टक रचना में दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। मलूक दास का यह पद साहित्य के किस प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है? संत, सिद्ध, नाथ या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ये दोहा तो सबको पता है कि मलूक दास का है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है कि यह पद जो है साहित्य के किस प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 27। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संत। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। किसका मानना है कि खड़ी शब्द कठोरता का द्योतक है? किसका मानना है कि खड़ी शब्द कठोरता का द्योतक है? धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर चंद्रवली पांडे, टी ग्राहम बेली या सुनीति कुमार चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदल मिश्र की कौन सी रचना है? निम्नलिखित में से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो उपरोक्त सभी है। तीनों रचनाएं जो हैं सदल मिश्र की हैं, नास्केतोपाख्यान, आध्यात्म रामायण और रामचरित। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग तीनों रचनाओं को। अगला प्रश्न है, फारसी की 5 ध्वनियों यानी क ख ग ज फ के नीचे नुक्ता लगाने की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसने शुरू की? राजा लक्ष्मण सिंह, प्रेमचंद, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, यशपाल। फारसी की 5 ध्वनियों यानी क ख ग ज फ के नीचे नुक्ता लगाने की व्यवस्था किसने शुरू की? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम। लल्लू लाल ने अपनी रचना प्रेम सागर में यामिनी भाषा छोड़कर दिल्ली आगरा की खड़ी बोली का प्रयोग किया। यहाँ यामिनी भाषा का अर्थ किससे प्रभावित वाक्य गठन शैली से है? हिंदी से है, उर्दू से है, फारसी से है या अरबी से है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा फारसी। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में खड़ी बोली के विकास में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका प्रमुख मानी जाती है? ईशान खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल या उपरोक्त सभी? सदा सुखलाल नियाज पूरा नाम है इनका। ठीक है, ऑप्शन डी तीनों लोगों का माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। किसे विद्वानों द्वारा हिंदू प्रेमाख्यानकार कहा गया है? नरपति व्यास को, गोवर्धन दास को, दुखहरण को, उपरोक्त सभी? किसे विद्वानों द्वारा हिंदू प्रेमाख्यानकार कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी तीनों लोगों को कहा गया है।
अगला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का संबोधन प्रदान किया है, किसने किया है? आचार्य शुक्ल ने, गणपत चंद्रगुप्त ने, बच्चन सिंह ने, नगेंद्र ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। प्रश्न है कि उपरोक्त विशेषताओं में से कौन कौन सी भक्ति काव्य की समान विशेषता है? ठीक है, देख लेते हैं। ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, शास्त्र ज्ञान का विरोध। ऑप्शन जो है नीचे दिए गए हैं, 1 व 2 सही है, या 1 2 3, या 2 3 4, या 1 2 3 4 सभी सही हैं। भक्ति काव्य की समान विशेषताएं पूछी जा रही हैं इनमें से। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 सभी सही हैं। ठीक है ना, तो चारों को याद रखिएगा। ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, शास्त्र ज्ञान का विरोध किया गया था इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न जो है, किस काव्य धारा में आधुनिक काल से पहले आर्थिक समस्याओं को पूरे विस्तार के साथ उठाया गया है? किस काव्य धारा में आधुनिक काल से पहले आर्थिक समस्याओं को पूरे विस्तार से उठाया गया है? क्वेश्चन नंबर 36। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्ण काव्य धारा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ऑप्शन ए देखेंगे, पंत ने कहा है अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं वरन वे भावाभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। ऑप्शन बी है, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे, इसमें विशेषण विपर्य अलंकार है। ऑप्शन सी है, आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है, यह कथन महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन डी है, छायावाद में नारी देवी माँ सहचरी और प्राण है। तो इसमें असत्य पूछा जा रहा है, असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है असत्य है। यहाँ पे देखेंगे, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे, इसमें विशेषण विपर्य अलंकार नहीं है। कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण अलंकार है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है। बाकी सभी जो है कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। सभी कथनों को एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध कौन सा है? प्रशासन। ठीक है, प्रशासन। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, टोटल जो है 38 प्रश्न थे। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट जो है कल प्रैक्टिस सेट 2 में मैं कराऊंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज के क्वेश्चन पेपर में जो है व्याकरण का एक ही प्रश्न है तो अगली बार नहीं होगा। मैंने कहा ना आप लोगों से, मैंने पहले बोल दिया कि पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो है मैं ये प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, इस बात का मुझे पूरा ध्यान रहेगा, क्योंकि ये पेपर मैं भी दूंगी, है ना। और नहीं भी देती तो भी मैं आप लोगों के लिए पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी रहती और खड़ी रहूँगी हमेशा। ठीक है ना। तो आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट आप लोग करिएगा कि क्लास कैसी रही। ठीक है, बाकी और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। कुछ पूछना हो तो बताइएगा, PDF चाहिए तो भी मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।